एक 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। मैं बात करूं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर तक देख लिया था। अब बात करते हैं उसके बाद का। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। एक माइक्रो बॉडीज है, उनसे हम लोगों को पढ़ना है, एंड फाइनली न्यूक्लियस को पढ़ना है। न्यूक्लियस से ही रिलेटेड हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंड क्योंकि क्रोमोसोम को हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, हम कह सकते हैं सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ने का। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लेंगे, एंड फिर हम बायोमोलिक्यूल्स को कवर करेंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया भी था। तो और नहीं क्रिश, एक मोस्टली एक और एक लेक्चर लगेगा सेल का ही, क्योंकि न्यूक्लियस काफी बड़ा टॉपिक है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो एक या आधा लेक्चर लगेगा ही। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई टॉपिक हम देंगे माइक्रो बॉडीज। हमने सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम तो पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है माइक्रो बॉडीज। देखिए, माइक्रो बॉडीज की हम बात करें तो ये स्मॉल, हम कह सकते हैं साइज में काफी छोटे होते हैं, एंड ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। एंड इन ये प्लांट सेल एनिमल सेल के साथ साथ हम कह सकते हैं, अगर प्रोटोजोअन सेल की भी बात करें उनमें भी पाया जाता है, फंगल सेल की भी बात करें उनमें भी पाया जाता है। ये बॉडी के अंदर उन सेल्स में ज्यादा ये पाए जाते हैं जो कि हम कह सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ये दिखाते हैं एक्चुअली। कुछ स्पेशल की प्लांट में कोई तरीके से दूसरे तरीके से फंक्शन करेगा, जैसे कि कॉमनली मैंने बताया था कि जो लिपिड का सिंथेसिस होता है, जो वो प्लांट में स्फेरोसोम नाम का हम कह सकते हैं कि माइक्रो बॉडी है, वही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो मेनली ये 3 तरीके का ही हमको पढ़ना है। स्फेरोसोम है, परऑक्सीजोम्स है, ग्लाइओक्सीजोम्स है। तो ये है माइक्रो बॉडीज के नाम से हम जानते हैं। ये नंबर में काफी ज्यादा होते हैं। मेनी माइन्यूट membrane bound vesicles, membrane bound that are present in plant and animal cells. तो ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो काफी माइन्यूट होते हैं। 0.3 टू 1.5 माइक्रोमीटर इनका जो साइज है ये होता है। ठीक है, ये इसके साथ साथ हम कह सकते हैं प्रोटोजोअन सेल में भी पाया जाता है।
प्रोटोजोअन सेल में। फिर हम कह सकते हैं फंगल सेल में भी या फंजाई में भी पाया जाता है। बॉडी में अगर हम लोग देखें तो लिवर में एनिमल में पाया जाता है, किडनी सेल्स में पाया जाता है, किडनी सेल्स में, इन सेल्स में भी ये पाया जाता है। तो माइक्रोबॉडी साइज में छोटे हैं, माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज मेनली फिल्ड विथ एंजाइम्स। filled with enzymes, mainly filled with enzymes। ठीक है, अब देखो एक एक करके पढ़ना है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शन के ही बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फंक्शन के ही बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन माइक्रोबॉडीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या तीन टाइप से हम कह सकते हैं। माइक्रोबॉडीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन डिफरेंट तरह का माइक्रोबॉडीज देखने को हमें मिलता है। अगर मैं पहले माइक्रोबॉडी की बात करूं तो पहला जो माइक्रोबॉडी है उसको स्फेरोसोम कहते हैं हम लोग, स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ये स्फेरोसोम्स नाम का माइक्रोबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये मेजर प्लांट में अगर हम बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है एक तरीके से लिपिड को, एंड साथ ही साथ उसको स्टोर करके भी रखता है। एंड ये स्फेरोसोम कुछ लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी यानी कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कुछ सब्सटेंसेस को एक तरीके से डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। इसीलिए इसको प्लांट लाइजोसोम भी हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग प्लांट लाइजोसोम भी कह सकते हैं, प्लांट लाइजोसोम। क्यों भाई? क्योंकि ये कुछ लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी को भी शो करता है। ठीक है, तो स्फेरोसोम्स की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। एंड प्लांट लाइजोसोम इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट शोज लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी। लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्लांट लाइजोसोम भी कहते हैं। अब देखिए इस फेरोसोम की बात कर रहे हैं, मेनली ये सिंथेसिस कर रहा है लिपिड्स का। लिपिड्स में भी हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है यही स्फेरोसोम करता है। लिखिए तो यहां तक। नहीं श्रेयांश, माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पढ़ा है, वो अलग टॉपिक है। एक दिन का टॉपिक है, वो पढ़ा देंगे वो भी।
उससे अब क्वेश्चन वगैरह उतना पूछता नहीं है, पहले पूछता था जब डिफरेंट एग्जाम्स होते थे ना, जैसे बिहार वगैरह का जो बीसीसी होता था वो सब में पूछता था। ऐसे नीट के सिलेबस में माइक्रोस्कोप है ही नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है। हो गया। हाँ डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट पर था एक्टिविटी। मेन अगर मैं फंक्शन की बात करूं स्फेरोसोम की, तो स्फेरोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? मेजर साइट्स ऑफ मेजर साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस lipid synthesis and its storage। तो एक बार डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जिपमर पहले एक एग्जाम होता था, साउथ का एम्स बोलते हैं उसको, पौंडीचेरी में। तो उस वो पहले अलग एग्जाम कंडक्ट कराता था, लास्ट के लास्ट ईयर तक अलग एग्जाम ही था, 2 साल पहले तक अलग एग्जाम था। तो जिपमर में ये पूछा गया था डायरेक्टली, ये क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो बॉडीज इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो उसमें स्फेरोसोम है, वो डायरेक्टली किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये हमारा स्फेरोसोम था। सेकंड माइक्रो बॉडीज की मैं बात करूं तो इनको हम पर ऑक्सीजोम्स कहते हैं, पर ऑक्सीजोम्स। और इसी को यूरिकोसोम्स भी कहते हैं। अगर मैं पर ऑक्सीजोम्स की बात करूं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्लांट और एनिमल सेल में तो पाया जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग ढंग से ये काम करता है। प्लांट में मेनली अगर हम देखें तो ये फोटो रेस्पिरेशन में ही काम आता है। फोटो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां एक पाथवे पढ़ते हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के पाथवे को C3 पाथवे कहते हैं हम लोग, या कैल्विन साइकिल कहते हैं। वहीं पे एक और पाथवे हमको देखने को मिलता है जिसको C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे, उसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट हो जाता है, एक तरीके से ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। वहीं पे हम बात करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन, इसी को ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि वहां ग्लाइकोलेट का सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में ये पर ऑक्साइड कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, H2O2। ठीक है, H2O नॉर्मल हो गया, H2O2 जो कि तोड़ता है H2O2 को वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो एक एंजाइम है जो कि कैटलेज एंजाइम काम करता है, एंड ये कैटलेज एंजाइम इस पर ऑक्सीजोम में ही पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम पर ऑक्सीजोम है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड को तोड़ रहा है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड को तोड़ रहा है तो इसीलिए इसको पर ऑक्सीजोम कह रहे हैं। एंजाइम कौन सा काम करेगा? कैटलेज। तो अगर मैं बात करूं दो तरीके से इसको, तो ये दोनों तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं और प्लांट सेल की बात करूं, इसमें हम एनिमल सेल को कंसीडर करते हैं। इस साइड भाई प्लांट सेल हो गया। ठीक है, प्लांट सेल। तो एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में, पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये भाई टूटेगा किस में? वाटर में एंड ऑक्सीजन में। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 हो जाएगा,
इधर 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये एंजाइम की हम बात करें तो एंजाइम यहाँ पे कैटलेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो एंजाइम इसी पर ऑक्सीजोम में ही पाया जाता है। एंड अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में कैसे ये काम कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, इसी को C2 साइकिल भी कहते हैं हम लोग, C2 साइकिल। C2 मतलब कार्बन 2, 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, या इसी को ग्लाइकोलेट कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलेट ही 2 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लाइकोलेट पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में भी काम करता है ये, ठीक है। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन में, इसको बीटा ऑक्सीडेशन, आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहां पे अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आएगा। ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। कॉमनली हम बता रहे हैं आपको, सिंपल आपको समझ में भी आ जाएगा ये चीज। अगर मान लो यहाँ पे समझना है इस चीज को कि कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, जिस कार्बन से ना फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, मान लो इस कार्बन से हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन से जो अटैच होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। अगर समझो यहाँ जो अटैच है, इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, जिसको ऑक्सीडेशन हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसको अल्फा ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन कंपाउंड यही है, अल्फा कार्बन से नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है? बीटा कार्बन से हो रहा है, तो इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक्चुअली फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। एंड ये बीटा ऑक्सीडेशन भी कहाँ हो रहा है? पर ऑक्सीजोम्स में, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स? तो यही है हमारा दूसरा माइक्रो बॉडी, जिसको पर ऑक्सीजोम हम कहते हैं। तीसरा और आखिरी जो है ग्लाइऑक्सिजोम्स। ग्लाइऑक्सिजोम्स, ग्लाइऑक्सिजोम्स, ग्लाइऑक्सिजोम्स की हम बात करें तो ये मेनली हम कह सकते हैं कि वैसे सेल में पाया जाता है जिसमें कि फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, यानी कि ऑयल सीड्स में ये पाया जाता है। यही ग्लाइऑक्सिजोम्स जो है वो गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं। कैसे? फ्रूट के, फ्रूट के गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं। एंड साथ ही साथ लीफ के भी गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। फ्रूट में तो नहीं, लीफ के गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं। एंड वैसे फ्रूट जो कि पके नहीं होते, अनराइप फ्रूट्स, उनमें ये ग्लाइऑक्सिजोम्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ये भी एक तरीके से पर ऑक्सीजोम ही है। एंड इसका मेन काम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। ग्लाइऑक्सिलेट का सिंथेसिस होता है, या ग्लाइऑक्सिलेट एसिड कह सकते हैं उसको, जिसका सिंथेसिस होता है। उस साइकिल में ये ग्लाइऑक्सिजोम्स इन्वॉल्व रहता है। मेनली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिजोम्स में जो केमिकल्स या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। फैट्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, ये सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। तो ग्लाइऑक्सिजोम्स की हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इन फैटी सीड्स। हाँ, सबसे पहले ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो देखो, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिजोम्स दोनों खाली प्लांट सेल में, परऑक्सिजोम एनिमल सेल में पाया जाएगा। इन प्लांट सेल,
इन फैटी सीड्स जैसे आपका ग्राउंडनट सीड हो गया, ग्राउंडनट हो गया सीड, गार्ड सेल्स ऑफ टोमेटा, गार्ड सेल्स ऑफ टोमाटा, लिखे तो यहाँ तक। हो गया। श्रेयांश, पाइली और फिम्बरी जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वहां बता देंगे। एंड अनराइप फ्रूट्स, वो भी सेलुलर अपेंडेजेस ही है। ग्लाइऑक्सिसोम्स का मेन काम क्या है? ग्लाई ऑक्सिलेट एसिड साइकिल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कह रहे हैं भाई, फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स में। नहीं, मूवमेंट में वैसा मदद नहीं करता है। फिमरी अटैचमेंट में मदद करता है, पाइली जो है वो कंजुगेशन में मदद करता है, एक तरीके से रिप्रोडक्शन में। तो ये हमारा माइक्रो बॉडीज भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो है न्यूक्लियस। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है न्यूक्लियस। लास्ट टॉपिक हम देंगे वो है न्यूक्लियस। फ्लैजिला मदद करता है श्रेयांश मूवमेंट में। देखिए, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस की बात, तो सबसे पहले ये जो डिस्कवरर है वो रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसको डिस्कवर किया था, बहुत पहले ही कर लिया था 1831, क्योंकि एक डेंस स्ट्रक्चर है जो कि नजर आ जाता है माइक्रोस्कोप में। लेकिन हाँ, ये स्ट्रक्चर विदाउट, हम कह सकते स्टेनिंग नहीं नजर आता है, स्टेन इसको करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, एंड इसके बाद से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्लेमिंग था। फ्लेमिंग,
इन्होंने, हम कह सकते हैं, जो मटेरियल था उसको देखा था स्टेन करने के बाद, एंड ये जो मटेरियल था वो क्रोमेटीन था। क्रोमेटीन को देखा था जो कि जेनेटिक मटेरियल है, कब? स्टेन करने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग विथ एक केमिकल है जिसको एसीटो कार्मीन कहते हैं, एक बेसिक डाई है, एसीटो कार्मीन, जो कि एक बेसिक डाई है। जो कि क्रोमेटीन को उन्होंने देखा था आफ्टर स्टेनिंग। अगर न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है, जाहिर सी बात है, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है, एंड इसको हम कह सकते हैं डिस्कवर किया गया, इसको ब्रेन ऑफ दी सेल भी कहते हैं या कंट्रोलर ऑफ दी सेल भी कहते हैं। एंड इसको ये चीज बोला गया कि मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वेदर वो हेरिडिटी फंक्शन होगा कि भाई जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो भी क्या है, न्यूक्लियस के ही थ्रू होता है। ग्रोथ जो है वो भी न्यूक्लियस के ही कारण है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो उसको भी कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही है। एंड इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया था या फिर बताया गया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हैमरलिंग था, उन्होंने एक यूनिसेलुलर एल्गी जो है, जो कि सबसे लार्जेस्ट एल्गा भी है, ठीक है, सबसे बड़ा एल्गा भी है, जिसको एसिटा बुलेरिया कहते हैं। तो हैमरलिंग ने एसिटा बुलेरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ये बताया कि भाई उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो भी चीजें हो रही हैं सेल में वो मेनली न्यूक्लियस के ही कारण होता है। और तो हम कह सकते हैं इसको, साइंटिस्ट का नाम हैमरलिंग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन एसिटा बुलेरिया पे, एसिटा बुलेरिया, जो कि हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गी है, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट एल्गा, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटा बुलेरिया। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो है भाई, न्यूक्लियस ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स हेरेडिटी, हेरेडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, भाई इनका ये कहना था। एंड इसके बाद से हम कह सकते हैं जो साइंटिस्ट है एक आए जिनका नाम स्ट्रासबर्गर था, उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस जो अभी दिख रहा है ये पहले से कोई न्यूक्लियस होगा, उसी से डिवाइड करके निकला होगा, मतलब जस्ट लाइक वो रोडोल्फ वर्चाव वाला चीज था, ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। इन्होंने न्यूक्लियस को लेकर कहा कि न्यूक्लियस कहीं भी दिख रहा है हमको, वो पहले से एक न्यूक्लियस हुआ करता होगा, वहीं से क्या है एक नया न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसका भी ओरिजिन एक प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही होता है। एंड इसी चीज को
हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस ओनली। एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसको कैरियोलॉजी या कैरियोलॉजी कहते हैं, सॉरी। अगर मैं इसके स्टडी की बात करूं तो स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं हम लोग। कैरियोलॉजी नोट कीजिए। तो सिंपल ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया हमारा न्यूक्लियस को लेके। न्यूक्लियस ऐसा नहीं है अगर एक्सपेरिमेंटली हम रिमूव करते हैं किसी सेल से तो वो मर जाता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी है जो कि विदाउट न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं। जैसे उसमें से है कि एक मैच्योर आरबीसी है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हो गया। आरबीसी का स्ट्रेंथ वैसा कोई फंक्शन नहीं रहता है, सिर्फ वो कैरियर रहता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं है, फंक्शनल वैसा कुछ है ही नहीं उसका। मेटाबॉलिज्म आरबीसी का बहुत कम होता है, उसका मेन काम कैरी करना रहता है ऑक्सीजन को। वहीं पे सीव ट्यूब, मैच्योर सीव ट्यूब जो कि फ्लोएम का कंपोनेंट है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा होता है। मैमेलियन आरबीसी में क्या होता है, क्योंकि मैमेलियन आरबीसी की हम बात कर रहे हैं तो उनमें आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन कह रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ड्यू टू कैरी मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट। बट एक्सेप्शनली दो ऐसे मैमल्स है, दो ऐसे एनिमल है जिसमें कि पाया जाता है, एक कैमल है, दूसरा उसी का रिलेटिव है जो माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है जिसको लामा कहते हैं। तो कैमल और लामा में क्या है, न्यूक्लियस उनके आरबीसी में पाया जाता है एक्सेप्शनली। ट्रांसपोर्टिंग सेल में नहीं होता है। कौन सा ट्रांसपोर्टिंग, प्लांट या एनिमल स्ट्रैंड्स? हो गया, लिख लिए। चलिए चेंज कर रहे हैं। तो भाई दूसरे जो साइंटिस्ट थे जो कि स्ट्रैस बर्गर थे, स्ट्रैस बर्गर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस arises from pre-existing nucleus pre-existing nucleus। ट्रांसपोर्टिंग तो आरबीसी में तो होता ही है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मतलब बाकी सब्सटेंसेस नहीं, सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है एंड वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बाउंड करके पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। पढ़ेंगे वो भी हम लोग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना ह्यूमन फिजियो में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे उस चीज को। अगर हम लोग जनरली देखें तो जनरली जो सेल्स होते हैं भाई वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं या यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं नॉर्मल सेल। कुछ है जो सेल्स वो क्या होते हैं, अगर मैं कुछ सेल्स की बात करूं तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे कि मैच्योर
आरबीसी एंड सीव ट्यूब। लेकिन अगर मैं मैच्योर आरबीसी की बात करूं तो इसी में एक्सेप्शन भी है। मैंने कहा क्या भाई, यहाँ एक्सेप्शन है, वो क्या है? कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा, इसके केस में क्या है? आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड। अब ये क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ये नहीं पता, लेकिन पाया जाता है ये पता है, ऑब्जर्व किया गया ये चीज। फिर हम लोग देखते हैं कुछ सेल्स हमारे पास क्या है, बाई न्यूक्लिएट पाए जाते हैं। बाई न्यूक्लिएट। कुछ सेल जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कुछ सेल्स बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड की हम बात करें या मल्टी न्यूक्लिएटेड की, मल्टी न्यूक्लिएट में मसल सेल हो गए हमारे, मसल सेल्स। बाई न्यूक्लिएटेड में पैरामीशियम हो गया, जिसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक मेगा और एक माइक्रो। देखो, अब न्यूक्लियस है दो तरीके का। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां दो फेजेस पाए जाते हैं किसी भी सेल साइकिल में। मतलब सेल साइकिल कह रहे हैं कि सेल में एक पीरियोडिक साइकिल चल रहा है, या हम कह सकते हैं सेल का जो लाइफ स्पैन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है वैसा फेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जो कि 95% जो टाइम होता है सेल उसी फेज में बिताता है, एंड उस पर्टिकुलर फेज को हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कुछ जो है पार्ट, जो सेल है जो डिवीजन फेज में बिताता है उसको डिवीजन या एम फेज कहते हैं। तो दो पार्ट्स में हम कह सकते हैं सेल साइकिल हो गया। एक तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा होता है। तो एक्चुअल अगर हम स्टडी की बात करें तो न्यूक्लियस का स्टडी उस समय ना करेंगे हम लोग जब वो क्या है, डिवाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह टूट जाता है, क्रोमेटीन जो है वो क्रोमोसोम बन जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो एक्चुअली अगर हमको स्ट्रक्चर पढ़ना होगा तो हम किसका पढ़ेंगे, जब वो सेल नहीं डिवाइड कर रहा है। तो सेल कब नहीं डिवाइड कर रहा है उस फेज को क्या कह रहे हैं, इंटरफेज। तो जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ने की बात करते हैं हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दे देंगे। हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो ये वर्ड है इंटरफेज न्यूक्लियस। तो इंटरफेज न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ सेल when cell is not dividing, when cell is not डिवाइडिंग, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमको एक इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहा होगा, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि नजर आ रही होंगी, ये सारी तमाम चीजों को हमें देखना है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं।
देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या निकला था, ER निकला रहता है। तो अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ये वाला क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या है अगर मैं देखूं तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के अगर बीच का स्पेस अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी जो कि बहुत छोटा सा स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस की हम बात करें तो इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं एक फ्लूइड भी भरा होता है जिसको पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भी कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए अंदर में क्या है, अंदर में हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जिस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एक जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, just like cytoplasm, and because it is present inside the nucleus it is known as nuclear matrix or it is also known as न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के लिए वर्ड कैरियो यूज करते हैं तो इसको कैरियो लिम्फ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा भरा रहता है कैरियो लिम्फ से, अंदर में, अंदर में ये कैरियो लिम्फ से भरा होता है। ये जो पर्टिकुलर हमको नजर आ रहा है ये है कैरियो लिम्फ या इसी को कैरियो प्लाज्म भी कहते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें रहती हैं। एंड इसी के अंदर हमको क्रोमेटीन थ्रेड नजर आता है, क्रोमेटीन का थ्रेड नजर आता है ऐसे। ठीक है, ये क्रोमेटीन थ्रेड हमको नजर आता है। एंड अंदर में एक मेम्ब्रेन लेक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर हमको नजर आता है जो कि राइबोसोम को बनाने का काम करता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया हमारा, क्रोमेटीन नेट हो गया, क्रोमेटीन नेट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कनेक्शन की बात करूं तो देखो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है विद अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बट एट सम पॉइंट्स both the membrane combine together and the point they combined or they unite, a pore is formed or a cavity is formed, this is known as nuclear pore। इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड न्यूक्लियर पोर ऐसे ही नहीं है कि खाली छेद है, वहां पे क्या है हम कह सकते हैं एक तरीके से एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रहता है जो कि एंट्री करवाता है ऐसे सब्सटेंसेस का ऐसा, इनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जो स्पेस हमको दिख रहा है ये हो गया न्यूक्लियर
पोर, और जो येलो वाला नजर आ रहा है वो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला हमारा हो गया न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर, पोर, एंड ये येलो वाला क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारा एक इंटरफेज का न्यूक्लियस में इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। बेसिकली चार चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, फिर क्रोमेटिन नेट हो गया, फिर न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर पोर हम लोग बोल सकते हैं, एंड लास्टली न्यूक्लियोलस हो गया, सॉरी। बन गया, बनाई तो 2 मिनट दे रहे। हो गया। वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे वॉललेस में क्या हो गया, जो एनिमल सेल प्रोटोजोन वगैरह हो गया, वॉललेस होता है ना। जिसपे सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा भी है जिसपे सेल वॉल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल शांत, ये सारी चीजें तो पढ़ाया है मैंने गोल्गी बॉडी में। चलिए बन गया। नहीं, वो गोल्गी बॉडी ही बनाता है। नहीं बना डायग्राम। देखिए इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। एक एक करके 4 कंपोनेंट्स है, चारों को पढ़ेंगे हम लोग।
सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है हम जानते हैं डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है ये। एक तरीके से इसको भी ऑर्गेनेल कहते हैं, विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स। तो अगर मैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात करूं तो काफी ये कम स्पेस है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस होता है। 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस होता है, उसी फिगर में लिख लीजिएगा। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो डबल मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात है डबल मेम्ब्रेन, या डबल मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर हो गया हमारा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेम्ब्रेन कर रहा है एक तरीके से बैरियर, या हम कह सकते हैं रुकावट बना रहा है किसके किसके बीच, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच। लेकिन यहाँ पे नहीं है कि पूरा का पूरा बैरियर ही बनाएगा, क्योंकि एक्सचेंज या सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है इनवर्ड टू आउटवर्ड एंड आउटवर्ड टू इनवर्ड होना चाहिए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। इसी वजह से न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूक्लियर पोर्स में एक तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं। ये एक कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसको न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करता है एंड सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में मदद करता है या मूवमेंट में मदद करता है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं, आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये कंटिन्यूअस होता है किसके साथ, ईआर के साथ, कंटिन्यूअस विथ ईआर। कंटिन्यूअस विथ ईआर, ईआर के साथ ये कंटिन्यूअस रहता है। एंड हम कह सकते हैं एट नंबर ऑफ प्लेसेस, एट नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखे तो नीचे तक।
हो गया। देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is is interrupted by minute pores। अगर minute pores की हम बात करें तो उसी को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर। एंड जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर पोर के जो छेद, खाली छेद ऐसे ही नहीं है, वो ऐसे ही पास नहीं हो पाएगा, वहां पे क्या है, प्रोटीन चाहिए होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है या एक्सचेंज में हेल्प करता है। which are formed by which are formed by the fusion of its two membranes, fusion of its two membranes। एंड ये न्यूक्लियर पोर काफी इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज के लिए। मेनली एक्सचेंज क्या चीज का होता है, आरएनए का, क्योंकि न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आरएनए और सॉरी न्यूक्लियोलस हम कह रहे हैं, आरएनए नहीं, न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है, एक तरीके से राइबोसोम का सिंथेसिस कर रहा है। राइबोसोम का सिंथेसिस करके वो साइटोप्लाज्म में भेजता है। These nuclear pores are the passages through which movement of RNA movement of RNA and proteins takes place in both directions, takes place in both directions, both directions between the nucleus and cytoplasm, between the nucleus and cytoplasm and cytoplasm। अब समझना ऐसे,
देखो ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ना इस तरीके से, ऐसे, ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर एक तरीके से हम कह सकते हैं ये ऐसे, ये समझो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ऐसे। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हो गए हमारे, जहां न्यूक्लियर पोर है, ये दोनों आपस में जो फ्यूज करेगा ऐसे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है। एंड यहाँ पे एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एक तरीके से काम कर रहा है, ये हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर पोर। साइज बड़ा छोटा होता है, साइज की हम बात करें तो 30 से लेके 100 नैनोमीटर साइज होता है, 1000 हो गया, 30 से लेके 100 नैनोमीटर साइज होता है, जो कि काफी स्मॉल साइज है। एंड इसी से क्या है, राइबोसोम भी पास होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रोटीनेशियस एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर नजर आता है, जिस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर को हम एन्यूलस कहते हैं, एन्यूलस, या इसी को ब्लेब कहते हैं, ब्लेब। ये एन्यूलस या ब्लेब एक प्रोटीन का बना होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। स्ट्रक्चरली देख रहे हैं तो कैसा नजर आ रहा है, ऑक्टागोनल इन शेप दिख रहा है। एंड ये दोनों चीजों को मिलाकर, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी किसकी, न्यूक्लियर पोर को और इस ब्लेब को मिलाकर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर और इस ब्लेब को या एन्यूलस को मिलाकर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो कि एसेंशियल है ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज के लिए। हो गया। तो ये हमारा पहला जो चीज है वो हो गया, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम हम लोगों ने देख लिया कि भाई काम क्या है इसका एक्चुअली। तो इसका काम है एक्सचेंज करवाना या ट्रांसपोर्ट करवाना। एंड अब देखो इसी के अंदर क्या है ना, इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ओ एम लिख रहे हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। एंड इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक तरह का हम कह सकते हैं ना कि अंदर से एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होता है, नीचे से साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म इधर है ऐसे, ठीक है, कवरिंग होता है। एंड इस पर्टिकुलर कवरिंग को न्यूक्लियर लैमिना के नाम से हम जानते हैं। ये वाला जो चीज हो गया वो हो गया न्यूक्लियर लैमिना।
लैमिना, लैमिना का मतलब शीथ होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में हमको नजर आता है, जो कि लैमिन प्रोटीन का बना होता है। ये हम लोग कहेंगे तो क्या चीज का बना हुआ है? लैमिन प्रोटीन का, लैमिन प्रोटीन। काफी कंजेस्टेड हो गया है थोड़ा। आप अपने स्क्रीन को जूम इन भी कर सकते हो, बड़ा कर लेना, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। तो ये भाई हम लोगों का हो गया पहला न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका नाम जो है वो डिफरेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो ही गया। इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, या एक वर्ड बता दे रहे हैं इसको, कैरियोथीका। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, थीका मतलब मेम्ब्रेन होता है, तो इसको कैरियोथीका भी कहते हैं हम लोग, कैरियोथीका। हो गया, तो ये पहला हम लोगों का हो गया। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं जिसे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म या इसी को हम लोग कहते हैं कैरियोलिम्फ, या इसी को न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियर सैप। देखिए, ये सिंपल हम कह सकते हैं कि एक कोलोइडल सब्सटेंस है, कोलोइडल सब्सटेंस है, या कोलोइडल मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। या इसी को ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ग्राउंड कहते हैं ना कि जिसमें सब चीज प्रेजेंट है, तो बाकी जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है चीजें, वो इसी के अंदर पाया जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस। हाँ, ट्रेन साउंड का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ ही में नहीं है। देखिए, अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी एक्चुअली। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसी के अंदर आरएनए भी पाया जाता है, इसी के अंदर हम कह सकते हैं क्रोमेटीन जो है वो इसी के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस इसी के अंदर पाया जाता है। डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, यानी कि डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनए पॉलीमरेजेस, वो भी इसी में पाया जाता है। हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एटीपीज पाए जाते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स,
कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एंडोन्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें पाया जाता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में हम बोले कि ट्राइफॉस्फेट्स का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। जैसे ट्राइफॉस्फेट में सिर्फ और सिर्फ एटीपी नहीं होता है, एटीपी के साथ जीटीपी, यूटीपी, टीटीपी, सीटीपी सब होता है। एंड इतना सारा टीपी आ गया, उसका मायने है, उसका मीनिंग है। जैसे सीटीपी का मतलब साइटोसाइन, साइटोसिन कह सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट हो गया। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि यूरासिल का होता है। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो ये मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, इसके अंदर रहेगा सबसे पहले हम कह सकते हैं एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एटीपी हो गया, जैसे जीटीपी हो गया, जैसे टीटीपी हो गया, जैसे यूटीपी हो गया, जैसे सीटीपी हो गया, ये सारी चीजें। सीपीटी लिख दी है, सीटीपी हो, सीटीपी, सीटीपी। इसके साथ साथ न्यूक्लियोसाइड्स होगा। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ये इसके बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इस यूनिट का, उसमें हमने पढ़ना है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के साथ साथ हम कह सकते हैं और क्या चीजें प्रेजेंट है, इसके अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज, साथ ही साथ एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को काटने के काम आता है, एंडोन्यूक्लियस। इसके बाद से एंजाइम्स के साथ साथ इसमें मिनरल्स आयन प्रेजेंट होगा। मिनरल्स जैसे दो मिनरल्स हो गए, एक तो हो गया कैल्शियम डाई वैलेंट रहता है मेनली, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम इसी के अंदर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पाया जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटीन, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटीन इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस का दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिया। हमने न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को देख लिया। नेक्स्ट क्रोमेटीन पढ़ना है हमें एंड न्यूक्लियोलस पढ़ना है। नेक्स्ट हमें क्रोमेटीन पढ़ना है और न्यूक्लियोलस पढ़ना है। फिर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड मोस्टली हम कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। चलिए अब यहीं तक आज के लिए हम लोग रहने देते हैं और मैं ओपन कर रहा हूँ, 10 मिनट देता हूँ। जो भी डाउट्स है अगर आपका वो पूछ सकते हैं आप। आज के लिए टॉपिक यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। यस श्रेयांश, क्रोमोसोम का टाइप भी पढ़ना है हम लोगों को।